चलो ओके, एक ही का रिप्लाई आया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक ही रिप्लाई कर दे वही बहुत है। आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे, अलग मतलब इसी में ही एक्सटेंशन में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो हमें इफेक्ट करेंगे, किस तरीके से इक्वेशंस बेसिस पे हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में। इक्वेशंस बेसिस का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा। एक बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, लगभग लगभग हर साल ही आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉलराउस लॉ। सुना होगा सबने, कॉलराउस लॉ क्या होता है ना, ऐसा नाम आम तो सुने ही होंगे सबने। बट उस कॉलराउस लॉ को पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन बातें उससे रिलेटेड बताऊंगा। उससे पहले आपको बताऊंगा 2017 में जेई एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, ग्राफ दिया हुआ था, उस ग्राफ में आपको वेरिएशन दिए हुए थे, कर्व दिए हुए थे, तीन अलग अलग कर्व आपको दिए हुए थे, है ना। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। उन कर्व को बनाया गया था आपका मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में उन कर्व को ड्रॉ किया गया था। आपसे बहुत सिंपल सा सवाल उसमें पूछा था कि कौन सा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, या कौन सा सॉल्ट होगा। ये शायद इस तरीके का एक क्वेश्चन हमारे जेई एग्जाम में आया था 2017 में। अब वो सवाल तो बहुत आसान है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा देन यू कैन अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बड़े आराम से बैठे बैठे एकदम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा काइनेटिक का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेके आइए। काइनेटिक में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको किसी को याद होगी, कि रेट जो है रिएक्शन का रेट, वो कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। किसी को याद है ना, कि रेट जो है रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की पावर, सॉरी कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर पे। अब ये ऑर्डर डिसाइड करेगा कि किस तरीके का रिलेशन आप बनाओगे रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन के बीच, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। याद है किसी को ये वाला कॉन्सेप्ट जब हम केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे थे? है ना। तो ऐसे ही यहां पे होगा। मैंने एक चीज आपको कल लिखवाई थी कि भाई दो तरीके के आपको इलेक्ट्रोलाइट जीवन में देखने को मिलेंगे, एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। मैंने आपको बोला था कि अगर सेम कंसंट्रेशन लेंगे, इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट कंसंट्रेशन है, तो फाइनाइट कंसंट्रेशन पे आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू होगी अल्फा की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, डेट बिकम इज इक्वल टू 1। लेकिन जो वीक वाला होगा उसकी लेस देन 1 रहेगी। ये हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था ये वाली बात? कल पढ़ी थी शायद ना, कल याद होगा किसी को, सबको। हम उसी कॉन्सेप्ट को आज थोड़ा सा दोबारा से यूज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक से कंडक्टिविटी का क्या रोल है, कंडक्टिविटी किस तरीके से चेंज होगी, बस ये हमें समझना है ना। तो अपने कॉपी में एक नई हेडिंग डालिएगा। आप लोग तैयार है ना कॉपी पेन के साथ? ठीक है, तो अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with concentration for strong electrolyte। हेडिंग डाल दी आपने? ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ से हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि भैया जीवन में आखिर कहना क्या चाहते हैं ना। आइए देखते हैं। सॉरी, ये हमें ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ का जो
मेन यहां पे हम लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, और इस तरफ हम लिखेंगे अंडर रूट सी। अंडर रूट सी का मतलब आप जानते हो? अंडर रूट सी का मतलब कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट किया हुआ है ना, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है। ओके, और इस तरफ हमारी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है। इस तरफ हम क्या ले रहे हैं? मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हैं। ठीक, अब यहां पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं एक सिंपली वे में, ग्राफ में वैल्यू नहीं रख रहा इधर और मैं इधर भी नहीं रख रहा, हम केवल एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखो ध्यान से, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहां पे अगर आपकी कंसंट्रेशन 0 है, इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? कंसंट्रेशन 0 है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर सॉल्यूट आपका क्या होगा? सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत 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 कम होगा। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बोले तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो टेंस टू इंफिनिटी होगा। वॉल्यूम क्या होगा? टेंस टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी? 0 के अप्रॉक्स आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। इट मींस कि सॉल्यूट की जो वैल्यू है वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में या सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ऐसी कंडीशन जब भी आपकी आएगी तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी यानी जो उनका आयन में टूटना, ब्रेक होना जो पहले था, वो आपका कंसंट्रेशन बढ़ाओ या कंसंट्रेशन कम करो, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुझे तो 100% ब्रेक आउट होना है, मेरे को तो 100% टूट जाना है, और जब मेरे को 100% टूट जाना है तो मेरी सेहत पे कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्या ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ में एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि इसके अंदर जो स्लोप वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू बेटा? स्लोप वैल्यू। स्लोप वैल्यू आपकी क्या होगी? बहुत ही कम। या इसको इस तरीके थोड़ा सा टिल्ट बना सकते हैं हम यहाँ पे, इस तरीके से, है ना, हल्का सा थोड़ा सा झुकता हुआ हम बना सकते हैं आगे की तरफ कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से आपकी मोलर कंडक्टिविटी हो सकता है थोड़ी सी डिक्रीज हो, बट इसके अंदर ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कर्व आपका लगभग लगभग आपका पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस के, ये लगभग पैरेलल होना चाहिए। मैं बोल नहीं रहा हूं कि एग्जैक्ट पैरेलल होगा, बट ये मैं कह सकता हूं कि इसका स्लोप क्या होगा? बहुत ही कम होगा। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। डन। अब आते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का खेल समझो, जब तक कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी वॉल्यूम की वैल्यू कम है, यानी सॉल्यूट का अमाउंट ठीक ठाक है कंपैरेटिवली सॉल्यूशन, तो उस टाइम पे जो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? लेस देन 1 रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दूंगा, वी इनफाइनाइट कर दूंगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपने कहां पे पढ़ा होगा? इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, ये सब आपने आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा होगा कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर मैंने वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दिया यानी कंसंट्रेशन टेंस टू 0, तो वहां पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? टेंस टू 1, या फिर आप इसको बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली किसकी वैल्यू? अल्फा की वैल्यू। कब? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जब आपने वॉल्यूम क्या कर दिया? इनफाइनाइट कर दिया, बहुत बढ़ा दिया। अब इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि भाई आप कैसे पता करोगे सर इनफाइनाइट है। सपोज करो
मैं आपसे कहूं कि 10⁻⁻6 मोलैरिटी का सोल्यूशन है, आपको दे रखा है 10⁻⁻6 मोलैरिटी का सोल्यूशन है, तो इसमें आप खुद सोचें कि आपका सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना है, 10⁻6 टाइम है। किसके रेस्पेक्ट में? मोल्स के रेस्पेक्ट में। एक मोल के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना है, 10⁻6 टाइम है। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर वॉल्यूम आपका 10⁻5 से ज्यादा, 10⁻5 से ज्यादा हो जाता है, तब हम ये मान लेते हैं कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी जीरो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, और वॉल्यूम आपका किसकी तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इज दिस क्लियर? आ गया समझ में सबको? फिर से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनफाइनाइट कंडीशन का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि जिसको आप काउंट ना कर सको। इनफाइनाइट कंडीशन का मतलब ये है कि सोल्यूट के रेस्पेक्ट में सोल्यूशन का वॉल्यूम 10⁵ टाइम से ज्यादा हो जाए। गॉट माय पॉइंट? सबको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? चलो, तो अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो यहां पे याद रखना, जब आपका वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया तो अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब 1, तो वहां पे आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब बिल्कुल इसको एक्स एक्सिस से लगाएंगे नहीं, ये भी गलती से एक्स एक्सिस से लगा दिया, ये भी एक्स एक्सिस से होना नहीं चाहिए, है ना। यहां पे आपको क्या हो जाएगा, ये हो गया, अरे ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, धीरे 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 इसकी कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी इस तरीके से, और एक टाइम आएगा ये बिल्कुल आपके पैरेलल हो जाएगी, किसके, एक्स एक्सिस के। हाँ, ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे ये जो कंडक्टिविटी है ये कुछ इस तरीके से है, ठीक। और ये आपको क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें एक एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो KCl लिख लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें आप लिखना चाहो तो आप सब जानते हो CH3COOH, बहुत ही फेमस है। डन, क्लियर है यहां तक? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसी को मैं थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा और आपको वो इक्वेशन याद भी रखनी है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट रिपीट कर दे। अच्छा देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझो। आपने क्या करा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आपका अल्फा क्या करे, लेस देन 1 रखे, उसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आयनिक इक्विलिब्रियम अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पे एक इक्वेशन पढ़ी होगी, एक रिलेशन पढ़ा होगा कि अगर मैं वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दूं या मैं कंसंट्रेशन को 0 कर दूं, तो उस कंडीशन में जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। रीजन क्या है कि उसका अल्फा क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 1 हो जाता है। At infinite dilution, every electrolyte behaves as strong electrolyte। ये आपका नीचे नोट्स लिखवाऊंगा मैं, फिलहाल तो आप ये बात ध्यान रखें, यहाँ पे नोट बना के लिख लें। At infinite, ये वैसे आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, ये आपको पताना चाहिए, पता होना चाहिए। At infinite dilution यानी V tends to infinity, every electrolyte behaves as strong electrolyte। अरे हमको क्या पता, हमको तो यही पता था कि भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो केवल अलग होते हैं। देखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बट उसके लिए क्या कंडीशन है
कि वीक इलेक्ट्रोलाइट तभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा जब वॉल्यूम इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ मूव करेगा? इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा। और हमें पता है कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा के। जितनी ज्यादा वैल्यू अल्फा की होगी उतनी ज्यादा आपको कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। एम आई करेक्ट? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सबको एकदम? कोई ऐसा तो नहीं जो अब घर पे जाके कहेगा, घर पे ही रहोगे सॉरी, घर पे मम्मी से कहेगा मम्मी पता नहीं कहाँ पढ़ा रहे हैं सर, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सबको समझ आ रहा है ना? नोट पॉइंट रिपीट कर दे। देखो नोट पॉइंट में मैंने लिखा है कि जब भी आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, सबके लिए अल्फा की वैल्यू होगी 1। और अल्फा की वैल्यू 1 डेट मीन्स कि वो आपका क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। बस इतना है ये वाला नोट पॉइंट। हमें तो अल्फा ने लूटा बीटा में कहां दम था, मेरा सेल वहां खराब हुआ जहां पे एल कम था। हैं? अरे दादा देवी जी, वीक का मतलब होता है कि जिसकी अल्फा की वैल्यू कम हो, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह बिहेव करेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? तो ना तो वीक रहेगा ना स्ट्रांग रहेगा, क्या रहेगा? केवल और केवल स्ट्रांग रहेगा। कहां? जहां इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। जहां इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा वहां पे केवल स्ट्रांग एग्जिस्ट करेगा, मतलब सारे लोग स्ट्रांग बन जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि पासिंग मार्क्स 0 हैं, तो पासिंग मार्क्स 0 होने का मतलब क्या है? कि पूरी दुनिया पास हो जाएगी चाहे वो अटेम्प्ट करे या ना करे। नेगेटिव मार्किंग का सीन ही नहीं रख रहे हम। बात समझ में आ रही है? ओके चलिए आगे बढ़ें क्या अब आगे? ठीक है। ओहो हो, चलो अब इसको हम किस, अरे भाई वो उसी टाइम पे ठीक लगती है, कर दी मैंने। बार बार शायरी मत बोला करो, पता चल जाएगा लोगों को कि मैंने शायरी भी सुनाई थी। ठीक है अब देखो आगे। हम यहाँ पे एक कंडीशन, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा मतलब होता नहीं है, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉन्सेप्चुअल कंटेंट को ज्यादा लेके आते हैं, या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही कोलराउस लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा यूज करते हैं, तो उसी को आप समझो। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, आपको क्या दे रखा है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखो कहीं कहीं पे आपको दो चीजें लिखी हुई मिलेंगी, मैं दोनों लिखवा रहा हूं, कहीं आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको या तो ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो इसमें परेशान मत होना। ये दोनों एक ही बात है। ये 0 लिखा है इसका मतलब कंसंट्रेशन 0 है, ये इनफाइनाइट लिखा है इसका मतलब है आपका वॉल्यूम इनफाइनाइट है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इन दोनों नोटेशन में दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको इनफाइनाइट भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको 0 लिखा हुआ भी मिल सकता है। डन? क्लियर? अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो उस टाइम पे ये जो वैल्यू है लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है?
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, अरे क्या बात है। अब ये अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा, यानी वॉल्यूम डिक्रीज करूंगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा, तो ये वैल्यू रिड्यूस होगी कि ये और बढ़ने की कोशिश करेगी? ये वैल्यू डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन के साथ, या रिड्यूस होगी, या फिर इंक्रीज होने की कोशिश करेगी? रिड्यूस होगी। अरे यार तुम्हें तो सब पता है, तुम बताते नहीं हो। तो हम यहां पे लिख लेते हैं अगला एक और पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी। ये आपको क्या दे रखा है? लैम्डा एम, ये दे दिया। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालने की बात करूं, जो आपको याद भी रखना है, हर कीमत पे आपको एकदम तत्पर रहना है इसको याद करने के लिए, वो है आपका लैम्डा एम, यानी एट एनी कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एम जीरो या इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। और सी आप जानते हो कंसंट्रेशन है, बट बी नहीं जानते हो। बी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बी क्या होता है। फिलहाल यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं कि सर ये क्या लिखवा दिया आपने, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो ये आपका बी क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बी आपका क्या है? एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट लिख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट। और ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है, ये आपका हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होगा, सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? क्या मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है? क्या मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया? कर दें आप, कंसंट्रेशन ये हो सकती है लैम्डा एम नॉट, ओके। और अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, आपको मेरे को लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा एम की, तो वो क्या होगी? इस मैक्सिमम में से उस वैल्यू को, कंसंट्रेशन की वैल्यू को क्या करते जाइए? माइनस करते जाइए, ठीक है। और मेरे को पता है कि कंसंट्रेशन क्या हो सकता है? मैक्सिमम, ओ सॉरी, कंसंट्रेशन अगर मैं आपका जीरो कर दूं तो उस टाइम पे आपको क्या मिलेगी? मैक्सिमम कंडक्टिविटी। और कंसंट्रेशन अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो आपको क्या मिलेगी? मिनिमम कंडक्टिविटी। ठीक है, अनिकेत इज इट क्लियर? शिवानी का क्लियर हो गया, श्रेया एकदम? अरे दादा, मैं ये कह रहा हूं कि लेमडा एम नॉट जो है वो आपकी मैक्सिमम कंडक्टिविटी है यार। कंसंट्रेशन के साथ वो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो मैंने वो इक्वेशन लिखी एक, है ना। और उस इक्वेशन में जो V है, B आपका क्या है? आपका एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है, जो हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होगा, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये इनिशियली प्रपोज किया था किसने? कॉलर हाउस ने प्रपोज किया था इसको, बट ये कहीं ना कहीं आपके सिमिलर होती है किसके साथ? डाइल्यूशन लॉ किसका? ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लगभग सिमिलर होती है। अब ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं।
ओके, आ गया क्या? हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? वो पता नहीं, अचानक से मेरे को लग रहा है नेटवर्क फ्लक्चुएट किया था तो चला गया, है ना? चलिए, ठीक है। क्या कह रहे हो आप? ये इक्वेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हाँ देखो, ये जनरली जो इक्वेशन हमारी डिराइव करी गई थी, ये आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिराइव करी गई थी। बट मोस्ट ऑफ टाइम इसका जो हम यूज करते हैं वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी हम इसका यूज करते हैं, है ना? क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो ये आपकी ज्यादातर जो वैल्यू देती है वो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही देती है। शिवांगी का सही है, क्वेश्चन सही है, मैं शायद बताना भूल गया। दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट कहीं ना कहीं जब हम कंसंट्रेशन का खेल खेल रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। इक्वेशन is prefer for, बात करते हैं कि कॉलराउस लॉ हमारा होता क्या है, किस तरीके से कॉलराउस लॉ काम करेगा। पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, चलो यार, देखते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, शायद नेटवर्क इशू चल रहा है, हो जाता है कभी कभी, नॉट इन माई हैंड। चलो, तो कॉलराउस लॉ की बात करें तो कॉलराउस, ये समझ में आ गया। उस ये जो आपका कॉलराउस का डाइल्यूशन लॉ था, ये एक्चुअली डिफाइन कर रहा है आपका स्लोप को। इस स्लोप में अगर अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे स्लोप क्या होगा, तो स्लोप आप क्या बताएंगे इसमें? इस इक्वेशन में स्लोप आपका क्या बनेगा? -b। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं इंटरसेप्शन क्या होना चाहिए, तो इंटरसेप्शन क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में? इंटरसेप्शन आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट, है ना? क्लियर है? चलिए, अब हम कॉलराउस लॉ को डिफाइन करेंगे। तो कॉलराउस लॉ एक्चुअली क्या कहता है? इंडिपेंडेंट माइग्रेशन की बात करता है। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब क्या है? उसने कहा कि आप सोल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दो कि जिसके अंदर सोल्यूट की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाए? इंडिपेंडेंट हो जाए कंसंट्रेशन से।
उसको फर्क ही ना पड़े कि कंसंट्रेशन अब कितनी है, क्या है, क्यों है। वहां पे हर आयन अपने आप को इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, राजा समझ के बैठेगा। हर आयन अपने आप को क्या समझ के बैठेगा, राजा, किंग समझ के बैठेगा, और वो अपने अकॉर्डिंग क्या करने की कोशिश करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा, कंडक्शन करने की कोशिश करेगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो कहानी थी, ये जो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था, कोलराउस ने दिया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप लिखना चाहें लिखें, मैं बोल रहा हूं लिखो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, how many students are active in this session? Please let me know. Okay, cool. So, thank you. I thought कि भाई सब लोग सो गए। हाँ, now clear, बहुत सही। Write down the definition of Kohlrauss law. लिखिए, he states that at infinite लिख दूं क्या मैं, at infinite dilution अच्छा बोल दें, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी लिख ही देते हैं, द मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte can be expressed as the sum of contribution its individual ion. That is क्या हो सकता है आपका, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं। मैंने तुमको अभी बोला कि जब आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आपका बॉन्ड टूट गया भाई, सारे के सारे अब आपके क्या हो गए, टूट के अलग खड़े हुए हैं। जब ये टूट के अलग खड़े होंगे तो इनको इनिशियली लगेगा कि भाई हम राजा हैं, हमारी वजह से क्या हो रही है, कंडक्टिविटी हो रही है, और हमारे को वैल्यू देनी चाहिए। तो एक समझदार राजा क्या करता है, मतलब इन सबको लग रहा है कि ये राजा है, बट एक समझदार राजा क्या करता है, जो ओवरऑल सोल्यूशन को हैंडल करने के लिए बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, सबको कह देगा हाँ भाई तुम ही राजा हो, तुम ही राजा हो, तुम ही राजा हो, और सबको क्या कर लेगा, गैदर कर लेगा, सबको एक साथ बुला लेगा और उनको जोड़ के एक नई कंडक्टिविटी तैयार करेगा। तो वो जो आपकी फाइनल कंडक्टिविटी होगी किसी इनफाइनाइट डाइल्यूटेड सोल्यूशन की, या फिर आपका जीरो कंसंट्रेशन सोल्यूशन की, वहां पे जो आपके इंडिपेंडेंट आयंस आएंगे उनकी कंडक्टिविटी का जो सम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये लॉ किसने दिया था, ये लॉ दिया था कोलराउस ने। ठीक है, बट इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है कि टोटल इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो टोटल कंडक्टिविटी होती है वो बेटा किसी एक आयन की या एक इलेक्ट्रोलाइट की मॉलिक्यूल की नहीं होती, ये आपके थ्रू आउट द सोल्यूशन जितने भी आपके आयन हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट के पार्ट्स हैं, उन सबकी सम के बराबर होती है। ठीक है, ओके। अब इसमें आपके दो चीजें लिखी हुई हैं, आगे V पॉजिटिव V नेगेटिव लिखा हुआ है।
ये V पॉजिटिव V नेगेटिव का मतलब है कि नंबर ऑफ कैटायन कितना है, नंबर ऑफ एनायन कितना है। बाकी स्मॉल लेमडा में जो हमने लिखा है, स्मॉल लेमडा, ये जो आपने ये लिखा हुआ है इस तरफ वाला, इसको हम बोलते हैं कैपिटल लेमडा, और ये जो आपके लिखे हैं इसको बोलते हैं स्मॉल लेमडा। तो यहाँ पे स्मॉल लेमडा में हमने क्या लिखी हुई, आयन की कंडक्टिविटी, आयन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आयन्स है। मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए समझने के लिए, अगर है तो अभी भी बता दो कि सर ये समझ नहीं आ रहा हमें। ओके, इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सबसे पहले सस्ता एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, आपने क्या लिया हुआ है, KCl लिया हुआ है, ठीक है, और KCl के लिए आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेशन बताइए लैम्डा m इनफाइनाइट का, तो क्या बनेगा। आपको सबको पता है कि KCl जब टूटेगा तो K पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा, और K पॉजिटिव हमारा क्या कैटायन है और Cl नेगेटिव हमारा क्या एनायन है। अच्छा, नंबर ऑफ K पॉजिटिव कितना मिल रहा है एक मोल से, एक मोल से नंबर ऑफ K पॉजिटिव 1 मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लिखना है इनटू लैम्डा K पॉजिटिव इनफाइनाइट, ऐसे लिखेंगे। प्लस यहाँ पे Cl नेगेटिव कितना मिल रहा है, ये भी 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा Cl नेगेटिव इनफाइनाइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपने CaCl2 लिया हुआ है, तो CaCl2 के लिए लैम्डा m नॉट लिख सकते हो क्या, क्या बनेगा। लिख लिया सबने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो Ca+2 और 2Cl नेगेटिव आपको मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू लैम्डा Ca+2 इनफाइनाइट, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा Cl नेगेटिव इनफाइनाइट। क्लियर, ओके। कोई मुझे मैग्नीशियम फॉस्फेट के बारे में बताएगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट के लिए अगर मैं लैम्डा मोलर निकालूं इनफाइनाइट तो निकाल सकता हूं क्या, मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता है सबको, कितने मैग्नीशियम मिलेंगे एक मोलर मैग्नीशियम फॉस्फेट से, चार आंसर आए हैं, दो गलत दो सही, बताओ क्या करा जाए। देखो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीशियम फॉस्फेट का, Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मैग्नीशियम कितने मिलेंगे, 3 मैग्नीशियम मिलेंगे और 2 आपको फॉस्फेट मिलेंगे, ठीक है। और इसके लिए अगर हम बात करें कि भैया इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी बता दो, तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू लैम्डा Mg+2 इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा PO4 2 नेगेटिव, और सॉरी 3 नेगेटिव, और इसके ऊपर इनफाइनाइट। इज इट क्लियर।
बताना जरा K4 एफिशिएंट 6 की, K4 एफिशिएंट 6